हेलो नाइन्थ क्लास। वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। और कैसे आप सभी। हमारा जो है लेक्चर नंबर सेकेंड है आज, और चैप्टर नंबर 2। अगर आपको लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो चैप्टर 2 हमने स्टार्ट करा था, उसमें पीपल एज रिसोर्स क्या होता है उसको समझा था। तो आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, नहीं तो पहले जाओ उस लेक्चर को देखो, लेक्चर नंबर 1 को मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है। और उसके बाद जो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम नाइन्थ क्लास में पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, और उस पहली बार जो इकोनॉमिक्स है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगता है अभी आने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पालमपुर की स्टोरी में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें देखी थी, प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इकोनॉमिक्स थोड़ी अच्छी वाली होने वाली है, तो आज हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं वो समझते हैं। आज हम देखेंगे मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होता है, जिसको आगे चलकर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने वाले हो। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड बाय वुमेन, है ना, महिला और पुरुषों के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कंडीशन है हमारे देश में। फिर हम बात करें 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स के बारे में, हम पढ़ने वाले थर्ड नंबर पे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इंपॉर्टेंट है ना, पहले भी हमने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में शायद, पर इस बार हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने सुना होगा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको बोलते हैं, या टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं। फिर हम क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशंस, है ना, पॉपुलेशन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए या पॉपुलेशन में क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, हम वो समझेंगे। और लास्ट हम देखेंगे बेरोजगारी इन इंडिया, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत कुछ सिखा के जाने वाले बेटा अपने को, खासकर जब हम इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं ना। हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट या नॉन मार्केट एक्टिविटी की बात करें हम, है ना, एक होता है मार्केट एक्टिविटी, एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। याद रहे मार्केट एक्टिविटी को ही जो है आगे चलकर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहेंगे, इसी क्लास में कहेंगे वैसे तो। और नॉन मार्केट एक्टिविटी को ही हम जो है नॉन इकोनॉमिक, इसमें लिखा भी है ना, ये देखो आप यहाँ पर लिखा है नॉन मार्केट, सॉरी नॉन मार्केट को बोल रहा हूं मैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहेंगे, तो अपने को याद रखना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, आइए जरा उसको समझते हैं। देखो बेटा, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही हम इस चैप्टर में मार्केट एक्टिविटी भी कह रहे हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही हम जो है नॉन मार्केट एक्टिविटी भी कह रहे हैं। तो ये सब होता क्या है, अब उसको हम समझते हैं। याद रहे जो पैसे कमाने के लिए हम काम करते हैं, क्या बोला मैंने बेटा, पैसे कमाने के लिए जो भी काम करते हैं वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी या मार्केट एक्टिविटी होता है। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ और मेरा मकसद जो है पैसा कमाना है, यानी मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है। कोई डॉक्टर है वो इलाज कर रहा है, पैसे ले रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वैसे ही इस दुनिया में जितने भी काम है, कोई बिजनेस हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, लेकिन उसका जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो पैसे कमाना है, तो उसको ही हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी या मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। तो फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है बेटा, नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होता है ना, वो पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता। याद रहे पैसा, क्या लिखा हूँ, पैसा जो होता है उसमें पैसा नहीं कमाना होता है। तो फिर सर क्या कमाना होता है उसमें, बोले तो बेटा सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। ये क्या होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मतलब क्या, बस खुद के मजे के लिए या खुद के एक तरीके से प्लेजर के लिए, प्लेजर मतलब है ना, जैसे कि हमें खेलना पसंद है, हम खेलने के लिए चले गए दोस्त के साथ। तो अब जब हम दोस्त के साथ खेलने के लिए गए तो उसमें हमें कोई पैसा थोड़ी मिलने वाला है, तो वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ या नॉन मार्केट एक्टिविटी हुआ, ठीक है। जैसे घर में मम्मी खाना पकाती है अपने लिए, तो मम्मी जो खाना पका रही है उसका मकसद ये थोड़ी कि वो पैसे कमाए उससे, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। हम हमारे छोटे भाई बहन को मान लो कहीं घुमाने ले गए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो वो काम जो हम सिर्फ अपने खुद के मजे करने के लिए, जैसे मान लो गाने सुन लेना, आर्टिस्ट हम लोग हैं और हमारे अंदर का आर्टिस्ट जग गया है, मान लो पेंटिंग बना दी, स्केच बना दिया, ड्राइंग बना दी, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
तो हम जो खुद के मजे के लिए काम करते हैं तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जो काम पैसे के लिए किया जाता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं बेटा। तो बस यही हमें समझना था इस पूरे टॉपिक में। और देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब आप जरा सा ध्यान देना। पहले बताया गया मार्केट एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो एक्टिविटीज डन फॉर पेमेंट, ठीक है, वो एक्टिविटी जो किस मकसद से की जाती है बेटा, पेमेंट के लिए या इनकम के लिए। एग्जाम्पल, जैसे किसान खेती करता है, फार्मिंग, ठीक है, किसान अगर खेती कर रहा है, फार्मिंग, फैक्ट्री है, फैक्ट्री का वर्क कोई कर रहा है, ठीक है, सेलिंग गुड्स, कोई वस्तुओं को बेचता है, टीचिंग इन स्कूल, शॉप कीपिंग, दुकान चलाना। तो जितने भी काम है, मैंने जितने भी नाम लिए, सब में जो मेन मकसद है, उद्देश्य है, वो क्या है, पैसे कमाना। तो इन सब काम को ही हम जो है मार्केट एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब है कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज किसको कहते हैं। अब नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो होता है बेटा, नॉन एक्टिविटीज डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन, खुद के फायदे के लिए। ये तो हाईलाइट अच्छा हो ही नहीं रहा है, दूसरा कलर हाईलाइट करके देखते देखते। सेल्फ कंजम्पशन है ना, खुद के फायदे के लिए। ये कलर भी अच्छा नहीं है, ये क्या हो रहा है बे, चलो ये ठीक है, ये ठीक है, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्फ कंजम्पशन यानी खुद के कंजम्पशन के लिए, या हाउस होल्ड यूज, जैसे कि घर का ध्यान रखना, हाउस होल्ड चोर्स, ग्रोइंग वेजिटेबल्स फॉर सेल्फ यूज, हम ना हमने सब्जियां उगाई खुद के यूज के लिए। जैसे किसान जब खेती करता है और वो जो फसल उगाता है तो उसका जो मकसद होता है पैसे कमाना होता है, इसलिए जो फार्मिंग है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन किसी फैमिली ने सिर्फ घर पे यूज करने के लिए सब्जियां उगाई, उनको बेचनी नहीं है, तो वो जो है फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, वो तो सिर्फ सेल्फ यूज के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। यहीं पे ये लिखा हुआ है ना बेटा, ये चाहो ध्यान रखना, ग्रोइंग वेजिटेबल्स फॉर सेल्फ यूज, तो ऐसे में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकता वो। केयरिंग फॉर चिल्ड्रन और एल्डर्स, या तो हम छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं या बड़े बूढ़ों का ध्यान रखते हैं, तो उसमें भी कोई पैसा थोड़ी मिलना है। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन मार्केट एक्टिविटीज होता है। तो बेसिकली आज हमने इतना समझा कि एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मार्केट एक्टिविटी भी कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को नॉन मार्केट एक्टिविटी भी कहते हैं। अब इकोनॉमिक या मार्केट एक्टिविटी वो जो पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है बेटा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, हाउस होल्ड का काम, मतलब घर के काम के लिए, या फिर खुद के प्लेजर के लिए, मजे के लिए जो काम किए जाते हैं, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है जो थोड़ी इकोनॉमिक्स की वाइब देगा आपको, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। क्या लिखा बेटा, मार्केट एक्टिविटीज एड टू नेशनल इनकम, नॉन मार्केट एक्टिविटीज डू नॉट। अब इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं। इन्होंने बोला कि जो मार्केट एक्टिविटी होती है वो नेशनल इनकम को बढ़ाती है, जोड़ी जाती है ना, एड टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में जोड़ी जाती है, जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटी को नहीं जोड़ा जाता। ये कैसा है कुछ बताता हूँ। नेशनल इनकम क्या होता है, अभी एक वर्ड आपको याद रखना है, इसमें लिखा है ना बेटा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब होता है किसी भी देश की इनकम, यानी देश की अबे हमारी इनकम होती है ना, क्या कर रहा हूं बे, इनकम यानी आय। आपकी इनकम क्या है, तो आपकी इनकम बोले सर दादाजी हैं, ठीक है। आपकी इनकम क्या है, तो बोले मम्मी मम्मी है, तो 50 रुपये मम्मी ने दिए, 100 रुपये दादाजी ने दिए, और 20 रुपये पापा ने दिए। तो आपकी इनकम कितनी हुई, तो सबको जोड़ दो, 100, 150 और 170, तो आपकी इनकम हुई 170। ऐसे ही हमारे देश में बेटा 3 सेक्टर्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, तो उन तीनों सेक्टर की जो इनकम होती है ना उसको जोड़ देते हैं, तो उसको ही नेशनल इनकम कहते हैं। तो जो मार्केट एक्टिविटी होती है ना, इसमें लिखा हुआ है कि जो मार्केट एक्टिविटी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो नेशनल इनकम में जुड़ती है। जैसे हमने जो पैसा कमाया मार्केट से, तो वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा, राज्य, क्योंकि देश की आई है, तो हम देश के लोग हैं, तो देश के लोगों द्वारा कमाया गया जो पैसा है वही तो नेशनल इनकम है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। क्या बात याद रखोगे, मार्केट एक्टिविटीज एड टू नेशनल इनकम और नॉन मार्केट एक्टिविटीज डू नॉट, ठीक है। तो ये भी हाईलाइट आप कर लेना। अब नॉन मार्केट एक्टिविटी नहीं जुड़ती, क्यों, क्योंकि नॉन मार्केट एक्टिविटी जैसे क्या होती है, मान लो दादाजी ने आपको पैसे दे दिए, तो उसको आप याद रहे, दादाजी ने जो पैसे दिए ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो तो ऐसे खुश होकर दे दिए, या आपको रास्ते से चलते चलते पैसे मिल गए, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इसलिए नॉन मार्केट एक्टिविटी जो होती है ना उसको हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं, ये अपने को याद रखना है। अब अगले टॉपिक की ओर हम बढ़े, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग ही टॉपिक है, ये आप कवर कर लेना। हमारा अगला टॉपिक है
इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे समाज में होती है वो पुरुष भी करते हैं, वो महिलाएं भी करती है, पर हम थोड़ा सा उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो एनसीईआरटी ने समझाया है, मेन जनरली वर्क इन मार्केट बेस्ड। हम हमारे इधर की बात करें तो जनरली जो पुरुष होते हैं वो मार्केट बेस्ड नौकरियां करते हैं, एंड पेड जॉब्स जिसमें उनको पैसा मिलता है वो नौकरियां करते हैं, जैसे ऑफिस वर्क हो गया, जैसे बिजनेस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया आदि। तो लोग ये इस काम को करते हैं ताकि उनको पैसे मिले। तो मेन पेड वर्क जैसे कि ऑफिस जॉब, कंस्ट्रक्शन है ना, यहाँ पे हे दे रखा, ये अलग अलग काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का, गाड़ी चलाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। अब ये हमारे समाज में जो है मेन करते हैं वुमेन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि महिलाएं करती है या पुरुष करते हैं तो मेंस भी करते हैं, अब वुमेन भी करती है, लेकिन कंपेरेटिवली जो पुरुष है वो ज़्यादा काम करते हैं इस मामले में। ठीक है, महिलाएं जो है कम एक्टिव है उसमें। वुमेन्स ऑफ्टन अनपेड हाउस होल्ड वर्क, महिलाएं ज़्यादातर जो होती है वो घर का काम संभालती है जिसको अनपेड कहते हैं, जिसमें पैसे नहीं मिलते, विच नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम। और घर का काम तो नेशनल इनकम में जोड़ा भी नहीं जाएगा भाई। देश क्या है, मतलब क्या, जो हमने कमाया वो देश क्या ही है, जोड़ लिया। अब महिला तो घर का काम कर रही है तो नेशनल इनकम में जोड़ भी नहीं सकते उसको। जैसे घर पे मम्मी कुकिंग कर रही है, खाना बना रही है, घर को साफ सफाई करना, केयरिंग करना, मतलब बच्चों को ध्यान रखना, बड़े बड़ों का ध्यान रखना, और फेचिंग वाटर वगैरह है ना, पानी वगैरह देना करना, तो पानी भरना वगैरह, ये काम जो कर रहे हैं। तो अब वुमेन्स जो है वो अनपेड वर्क करती है, मेन जो होते हैं वो पेड वर्क करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है पता है? सोचो, अगर घर पे मम्मा काम ही ना करे तो बेटा सोचो घर के चलेगा कैसे। लेकिन जनरली हमारे यहाँ होता ये है, क्योंकि पुरुष जो है वो काम कमा नहीं रहा है, मतलब काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो हम अक्सर ये जानते हैं कि जो पुरुष है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा सोसाइटी में फैल गया था, अब तो चीज़ें बदल रही है, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए, वुमेन्स वर्क इज इनविजिबल, अंडरवैल्यूड एंड ऑफ्टन इग्नोर्ड इकोनॉमिकली। अब समाज में महिलाओं को तो जो काम होता है घर का उसको जोड़ा भी नहीं जाता, ना ही उसकी वैल्यू दी जाती है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक महिला अगर ऑफिस जा रही है और एक पुरुष ऑफिस जा रहा है बेटा, तो पुरुष जो ऑफिस जा रहा है ना वो सुबह उठेगा, टिफिन लेगा, पैक करेगा और चला जाएगा। वहीं अगर एक लेडीज जाएगी स्कूल, सॉरी काम पे या कहीं पर भी पढ़ाने के लिए, अगर स्कूल जा रही है, ऑफिस जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो उसको सुबह उठना है, खाना पकाना है, घर की साफ सफाई करनी है और बाकी जो काम है वो करने है। उसके बाद जो है वो काम पे जाएगी और काम से आकर वापस वही काम करना है। तो इसीलिए बोला गया जो वुमेन्स का वर्क होता है वो इनविजिबल होता है, देखा नहीं जाता, अंडर वैल्यूड होता है, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, एंड इग्नोर बाय इकोनॉमिकली, ना उसको इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू है ना, कि ऐसा थोड़ी एक महिला ने बहुत काम करा तो उसकी राष्ट्रीय आय बढ़ गई, इससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं नेशनल इनकम का। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और एक वर्ड आया बेटा जेंडर इनइक्वालिटी, और हमें जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, इट्स लोअर फीमेल्स पार्टिसिपेंट इन वर्क फोर्स। और ये जो जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब है ना, इसका मतलब होता है कि मेल जो है ना, पुरुष जो है उनको हमेशा ज़्यादा वैल्यू दी गई है कामों में, और महिला जो है ना, फीमेल जो है, उनको समझा जाता है कि वो घर का काम करने के लिए बनी है, इसलिए उनको ज़्यादा काम दिया नहीं जाता। तो इसका मतलब जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर का मतलब होता है मेल और फीमेल, महिला है या पुरुष है, और इनइक्वालिटी का मतलब होता है गैर बराबरी, उनको बराबरी का मौका नहीं मिलना, या फिर मौका मिल भी गया, जैसे कि एक तरफ पुरुष है तो पुरुष को वही काम मिला और महिला को भी वही काम मिला, सेम वर्क। अब सेम वर्क दोनों को मिला, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि पुरुष को जो है ना वो सैलरी ज़्यादा मिलती है, सैलरी ज़्यादा मिलती है, और वही काम अगर महिला करे तो उनकी जो सैलरी होती है वो कम होती है। तो इसी को जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है बेटा, लीड्स लोअर फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स, उसके कारण जो है काम करने वाली जो महिला है उसका पार्टिसिपेशन कम देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा है फिर, वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल बट अंडर रिकॉग्नाइज्ड, है ना, महिलाओं को जो काम है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो क्रिटिकल है बट अंडर रिकॉग्नाइज्ड, मतलब उनको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, उनको कोई एक तरीके से अप्रिशिएट ही नहीं करता, बढ़ावा नहीं देता, है ना। ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो इनका काम ही है, जन्मजात से इनको करना कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि ये बहुत बड़ी बात है कि घर भी संभालना है, काम भी संभालना है, वापस शाम को आके घर भी संभालना है। तो एक ये एनसीईआरटी में मुद्दा उठाया गया है जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर, वुमेन्स कंट्रीब्यूशन क्रिटिकल, मतलब बहुत सारे काम होते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई पहचानता नहीं है। अनपेड वर्क कीप द हाउस होल्ड रनिंग बट डज नॉट एट नेशनल इनकम, और यही है कि महिला है जो घर का जितना भी काम करती रोज रोज उसको नेशनल इनकम में जोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए इकोनॉमिक्स जो होता है वो भी महिलाओं को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, महिलाओं के जो काम है घर के, महिलाओं को नहीं, महिलाओं के जो काम है घर के उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो ये भी हमें एक प्रॉब्लम देखने को भी मिलती है। ठीक है बेटा, तो यही था, यही हमने टॉपिक भी पढ़ा था। टॉपिक क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। ठीक है, दोनों की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन क्या क्या
डिफरेंस है हमारी समाज में, सोसाइटी में, वो हमने इसमें कवर कर ली और तुम्हें समझ में आ भी गए होंगे। अब ना हम हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़े। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। एक है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। एक है टर्सरी सेक्टर, जिसको हम जो है सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब ये होते क्या, ये जो है ना, ये होते क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 12th तक आने वाला है। जी हाँ, अगर आप कॉमर्स पढ़ोगे आगे जाकर या आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आगे जाकर, तो आप 12th तक ये चीजें पढ़ने वाले हो। ये जिसको बोलते हैं बेटा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर भी, इकोनॉमी क्या होता है, मैंने आपको बेटा एक लेक्चर, मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। तो पहले आप उसको देख के आना, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होता है, फिर इसको समझना कि ये होता क्या है। देखो, इकोनॉमी मतलब यहाँ पर देश की बात हो रही है, अभी आपको मैं इतना समझा सकता हूँ, ठीक है, जैसे भारत देश की बात हो रही है। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है यहाँ पे हम समझते हैं। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे पूरे देश में या पूरी दुनिया में टोटल कितने काम है ना, टोटल कितने काम है, और काम कैसे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। काम एक्टिविटी कौन सी, इकोनॉमिक, जो पैसे कमाने के लिए की जाती हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब वही काम, गतिविधि। तो इस देश में कितनी एक्टिविटीज हैं, तो आपका आंसर कायदे से आना चाहिए सर बहुत है, बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि दुनिया भर में पता नहीं कितने बिजनेस है, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत सारी नौकरियां हैं, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत सारी गवर्नमेंट नौकरियां है, बहुत सारी प्राइवेट नौकरियां है। तो ये तो फिक्स है कि बहुत सारे काम है। तो सर इसका कनेक्शन क्या है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से। देखो बेटा, इसका जो कनेक्शन है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से वो ये है कि अगर खासकर गवर्नमेंट को पता करना हो कि हमारे देश में लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कितना काम देखना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, दुकान में भी अलग अलग दुकान है, कोई ग्रोसरी आइटम जो है किराने की दुकान चला रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान चला रहा है, तो कोई कुछ और दुकानें चला रहा है, हार्डवेयर की दुकान है, सॉफ्टवेयर की दुकान है, कंप्यूटर की दुकान है, मोबाइल फोन से, मतलब पता नहीं गाँव में हम जाएंगे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, फर्नीचर बनाने वाला है, लोहे से कुछ बनाने वाला है, पता नहीं कितने काम है इस दुनिया जहान में। तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि हमारे देश में अगर लोग काम कर रहे हैं तो कितने, कौन सा काम कौन लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग क्या काम कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, हमारे देश को कहाँ से फायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को तो इसे कैसे पता चलेगा। तो गवर्नमेंट ने एक काम करा कि काम करते हैं जितने भी काम है, मैंने बोला जितने भी काम है, कितने काम है, आपने बोला सर बहुत सारे काम है, तो गवर्नमेंट ने बोला जितने भी काम है उन सबको 3 हिस्सों में बांट दो। क्या बोला, उन सबको 3 हिस्सों में बांट दो, और 3 हिस्सों में बांट दिया, और वहीं से निकल के आते बेटा ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और 3 सेक्टर्स हमें पढ़ते हैं। पहले को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंदुस ने लिखा है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर लिखा है। और एक होता है बेटा टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी इसको कहते हैं। तो ऐसे 3 सेक्टर बनाए गवर्नमेंट ने और बोला कि जितने भी काम है ना इन 3 हिस्सों में बांट दो, जितने भी काम है उनको 3 हिस्सों में बांट दो, और यही होता है। अब देखते हैं 3 हिस्सों में क्या क्या काम बटे। जैसे कि उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, जो दिमाग लगाओ यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर लिखा है मतलब क्या है, गवर्नमेंट बोला जितने भी नेचुरल, हालांकि इकोनॉमिक्स का काम है ये, जितने भी नेचुरल यानी प्राकृतिक एक्टिविटी है वो सब प्राइमरी एक्टिविटी रख दो। जितने भी, अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है नेचुरल एक्टिविटी, जैसे कि माइनिंग करना, खुदाई करना और मिनरल्स निकालना,
जैसे कि तुम्हें पता है ना, ये कोयला, ये पेट्रोल, ये डीजल, ये सोना, ये चांदी, ये एल्यूमिनियम, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? धरती के अंदर से खुदाई कर कर हम निकालते हैं। तो ये जो नेचुरली तो है, नेचुरल गतिविधि है ना, हम नेचर का यूज कर रहे हैं, प्रकृति का यूज कर कर अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। या फिर फॉरेस्ट्री मान लो, जंगल जो जंगल उगाना है, जंगल के जो काम है, जंगल से जुड़े हुए जो काम है, वो सब किसके है? नेचुरल एक्टिविटी है। फिर जंगल की कटाई वगैरह, लकड़ी कलेक्ट करना है ना, तो ये भी जो है काम जो है नेचुरल है, क्योंकि पूरा जंगल जो है प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। फिर हम बात करें तो जैसे कि माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, जैसे कि हम बात करें तो एग्रीकल्चर, इसका इंपॉर्टेंट जो है वो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में आपको जो है क्या करना पड़ता है? नेचर का यूज करना पड़ता है। लैंड, सोइल, वाटर, इन तीनों के बिना तो खेती हो ही नहीं सकती। तो ये भी नेचुरल एक्टिविटी का ही एक हिस्सा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी नेचुरल काम कर रहे हैं, माइनिंग का, फॉरेस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, पोल्ट्री मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, तो ये जितने भी काम है उन सबको प्राइमरी सेक्टर में रख लो या एग्रीकल्चर सेक्टर में रख लो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पापा खेती करते हैं तो वो कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर कोई पशुपालन का काम कर रहा है ना, भेड़ बकरियां पाल रहा है, गाय भैंस पाल रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है, तो ये भी कहने का प्राकृतिक है या खेती से जुड़े हुए काम है, तो इसको भी बोला कि प्राइमरी सेक्टर में रख लो। या फिर कोई जंगलों से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, मछली पालन कर रहा है, तो इनको भी बोला कि आप भी जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आओगे। तो गवर्नमेंट को ये क्लियर हो गया कि जितने भी लोग नेचुरल एक्टिविटीज जुड़े हुए हैं उन सबको प्राइमरी में रख दो, तो आधे झंझट वहीं पे खत्म हो गए। फिर सवाल आया कि फिर सेकेंडरी में क्या रखना है? तो सेकेंडरी में गवर्नमेंट ने बोला, इकोनॉमिक्स ने बोला, गवर्नमेंट ने तो क्या, इकोनॉमिक्स ने बोला कि एक काम करो, जितने भी अब काम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग समझते हो बेटा? मैन्युफैक्चर मतलब चीज़ों को बनाना, निर्माण करना, या जितने भी एंड कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम है, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम है, कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें बनाना है ना, आपके घर में जो भी चीज़ें दिख रही है, पंखा दिख रहा है, आप फोन चला रहे हो, फोन हुआ, आप जो कपड़े पहने वो सब मैन्युफैक्चर हुए हैं। और बिल्डिंग, घर, डैम, ब्रिज, इन सबको कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये दोनों वर्ड होते हैं अलग अलग, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग इसलिए यूज करते हैं हम नॉर्मल जो गुड्स पहनते, खाते पीते, इनको मैन्युफैक्चर कहते हैं। और कंस्ट्रक्शन का मतलब जो कोई काम कंस्ट्रक्ट हुआ, लंबे समय के लिए बना से चलता रहा है, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो उन सबको जो है हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। अब एग्जाम्पल इसका दे, हम एग्जाम्पल हम दें, जैसे कि किसान जो है फार्मिंग कर रहा है, किसान जो है फार्मिंग कर रहा है, और फार्मिंग करके मान लो उसने बेटा दो चीजें उगाई, एक सोयाबीन और दूसरा गन्ना यानी शुगर केन। अब गन्ना शुगर केन उगाया तो उसको बोला हमने प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करा उसने, क्योंकि वो तो खेती करी। अब उस सोयाबीन को हम ले गए, उस सोयाबीन को हम ले गए सेकेंडरी सेक्टर में, थोड़ा समझना। और वहां पर हमने सोयाबीन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करा, ऑयल निकाला, और शुगर केन से हमने जो है चीनी यानी शुगर बनाई, शुगर बनाई। तो हमने देखो क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग का काम करा, क्योंकि ऑयल बनाना भी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है, चीनी बनाना भी मैन्युफैक्चरिंग का ही हिस्सा है। तो जिस लोगों ने ऑयल बनाया, शुगर बनाई, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं। मतलब हमारे गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति भी सेकेंडरी सेक्टर का ही हिस्सा रहेगा, या हमारे गांव में छोटे से छोटा व्यक्ति जो फर्नीचर बनाने का काम कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर में ही रहेगा। तो जो प्रोडक्शन का काम तो कर रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो उसको हम जो है सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तो फिर टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? टर्सरी सेक्टर में बेटा वो व्यक्ति आता है जो सर्विस से जुड़े हुए काम करते हैं। अब सर्विस से जुड़े हुए क्या 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 रहते हैं? जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी तो सर्विस दे रहा हूँ, अपना नॉलेज आपको बांट रहा हूँ, तो टीचिंग भी एक सर्विस का काम हो गया। जैसे एक डॉक्टर हो गया बेटा, अब डॉक्टर जो होता है ट्रीटमेंट करता है, तो वो भी तो सर्विस ही कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहा है। वैसे एक बैंक हो गई, बैंकिंग का जो काम है, पैसे देना, पैसे लेना, लोन बांटना, तो ये भी सर्विस का काम है। बैंक अभी जो काम करता है सर्विस दे रहा है। या हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझते हो, एक ट्रक के द्वारा चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्टेशन भी तो क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है आपको, कोई आपकी वस्तु उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहा है।
तो अब जितने भी काम थे ना वो 3 हिस्सों में बढ़ गए थे। अब जो भी आप नाम लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। तो या तो कोई चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन कर रोड बना रहा है तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो अब दुनिया जहान के जितने भी काम थे ना उसको हमने 3 चीज़ों में समेट दिया। अब जो भी काम है इस दुनिया जहान में आप सोचो तो 3 हिस्सों में आ जाएगा। तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए चीज़ें आसान हो जाए, इसलिए हमने ऐसा करा। जैसे कि बोलोगे सर क्या आसान हो गया इससे, हम समझते हैं। अगर समझे हम इसको, मान लो यहाँ पर आपको जैसा कि याद होगा कि यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर था, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर था और यहाँ पर बेटा टर्सरी सेक्टर था। अब इससे हमें पता क्या चलेगा, फायदा क्या हो, फायदा बताता हूँ मैं आपको। अब पूरे साल देखा कि लोगों ने जितना पैसा कमाया, जैसे मान लो हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी लोग जुड़े हुए थे या नेचुरल एक्टिविटी से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उन सभी ने साल भर में 20 रुपए कमाए। फिर सेकेंडरी सेक्टर की हम बात करें तो साल भर में इन सभी लोगों ने मिलकर 30 रुपए कमाए। ये तो कहने की बात है, पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और टर्सरी सेक्टर ने साल भर में मान लो 50 रुपए कमाए। तो इन तीनों सेक्टर की जो वैल्यू है, इन तीनों सेक्टर की जो वैल्यू है उन सबको हम जोड़ते हैं तो उसी को एक तो नेशनल इनकम बोलते हैं। राष्ट्रीय आय जो होती है ना बेटा, वो तीनों सेक्टर को जो सम टोटल होती है, नेशनल इनकम। तो अब आगे से ध्यान रखना, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, द सम टोटल ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंड एंड टर्सरी, और उनकी जो वैल्यू होती है ना, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जैसे प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन जैसे इतने बीघा पे फसल आई तो उन सबकी वैल्यू निकाल दो, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हुई उन सबकी वैल्यू निकाल दो, जितनी भी सर्विस दी गई उन सबकी वैल्यू निकाल दो पैसों में, और सब पैसों की वैल्यू को जोड़ दो तो वही हमारी नेशनल इनकम बनती है। अब इसी नेशनल इनकम, अब एक तो ये फायदा हुआ कि हमें पता चल जाए कि नेशनल इनकम कितनी है। दूसरा, हमें ये पता चल गया कि यार प्राइमरी एक्टिविटी कितना कमा के दे रही है, सेकेंडरी एक्टिविटी कितना कमा के दे रही है और टर्सरी एक्टिविटी कितना कमा के दे रही है। तो गवर्नमेंट को भी आइडिया हो जाता है कि किस सेक्टर में कितना काम करना है, क्या काम करना है। तो ये इसलिए किया जाता है, इसी को हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे बने बनाए नोट्स जो बने थे ना, अभी तक हमने समझा। नाउ ये देखो हम समझते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इंक्लूड एग्रीकल्चर। इसका जो मेन पॉइंट है वो है इसमें जो है एग्रीकल्चर इंक्लूड होता है, एग्रीकल्चर इंक्लूड होता है। फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग यूजेस नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली, और जो इंपॉर्टेंट वो क्या है, यह नेचुरल रिसोर्स को यूज करता है डायरेक्टली, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या बोलते हैं, इट इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग के काम है वो किए जाते हैं, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी किया जाता है, निर्माण किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक है। फिर टर्सरी सेक्टर सेवाओं का निर्माण करता है, ये अलग बात है बेटा, निर्माण करना मैन्युफैक्चर करना अलग बात है और सर्विस देना अलग बात है, ठीक है। सर्विस सेक्टर क्या रहेगा, वो जो सर्विस देता हो, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब सर्विस सेक्टर का हिस्सा होते हैं। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज व्हेन वर्कर मूव, और प्रोडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होती है, बढ़ती है, व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। और जैसे जैसे हम प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी जो प्रोडक्टिविटी, जो हमारी गुणवत्ता है ना, जो हमारी क्वालिटी है वो भी बढ़ती जाती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि इस देश में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, टर्सरी सेक्टर से आ रहा है। अगर आप पढ़ो, मैंने लिखा है ना ये यहाँ पर, सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा पैसा जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है टर्सरी सेक्टर से, ठीक है। सबसे कम पैसा आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से, और ठीक ठाक पैसा आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। और मजे की बात मैं बताऊं आपको एक थोड़ी सी, हमारे देश में लगभग 65% से ज़्यादा किसान लोग जो है खेती पर डिपेंड करते हैं। मतलब हमारे देश में अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेती, और खेती से पैसे कितने आ रहे हैं देश में, बहुत कम। इसीलिए हमारे देश में जो किसान लोग हैं ना बेटा, वो गरीब है या कम पैसे हैं या उनकी इनकम लो है, क्योंकि पैसे कम कमा के दे रहा है और लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। दोनों सेक्टर, सबसे कम लोग इससे जुड़े हुए हैं सर्विस सेक्टर में, सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा के दे रहा है, सर्विस सेक्टर दे रहा है। हालांकि इसमें भी प्रॉब्लम है, सर्विस सेक्टर में भी ऐसा नहीं सब लोग बराबर कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं और कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं। तो ये भी एक इश्यू देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया सर्विस सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर आज हमने समझे कि ये होते क्या है। तो ठीक है, इनके दोनों नाम भी याद कर लेना और इनके काम भी याद कर लेना। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, है ना। तब लास्ट 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे। अब इसमें ये है कि जो पॉपुलेशन है ना, हमने लोगों को पढ़ा, लोग पीपल एज ए रिसोर्स पढ़ रहे थे और हमने समझा था कि रिसोर्स क्या होता है। तो अब ये है कि पॉपुलेशन की क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी मैटर करती है ना। लोग ज़्यादा होंगे तो अच्छा है या कम लोग होंगे लेकिन उसमें क्वालिटी होगी तो ज़्यादा अच्छा है। देखो बेटा, हमने पहले पढ़ लिया था
कि लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट यूजफुल अनलेस इट एजुकेटेड, स्किल, हेल्थी एंड ट्रेन। अब भारत जैसे देश में जहाँ दुनिया भर में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में है, फिर भी हमारा देश सबसे पिछड़ा हुआ था नहीं, पर ठीक ठाक पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग तो बहुत है, लेकिन सब लोग एजुकेटेड नहीं है, सब लोग स्किल्ड नहीं है। स्किल मतलब कोई ना कोई काम आता है उसको, जैसे मैं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी स्किल क्या है? पढ़ाना। तो सब लोगों को कुछ ना कुछ काम आता है फिर, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो सिर्फ हमें डिग्री देता है, छोड़ देता है, काम तो हमें बाद में सीखना पड़ता है। तो स्किल तो लोगों में इतनी है ही नहीं। हेल्थ को लेकर तो क्या ही कहना है ना, कितनी बीमारियां हमारे देश में चल रही है, कितने नई नई बीमारियां चल रही है, लेकिन इलाज के नाम पे हमें पता है स्कूल में सॉरी हॉस्पिटलों में क्या किया जाता है। तो हेल्थ है ही नहीं हमारे देश में। ट्रेनिंग के नाम पे तो हमें पता है क्या ही होता है, सिर्फ याद करो, रट्टा मारो और एग्जाम में पास हो जाओ। तो ना हमारे देश में ये सारी चीजें है ही नहीं, इसलिए क्या है कि हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है। हाई पॉपुलेशन विदाउट क्वालिटी लीड्स टू, और ऐसा देश जहां पर पॉपुलेशन बहुत है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है? बेरोजगारी होती है, देखो इंडिया में है। गरीबी होती है, देखो इंडिया में है। लो प्रोडक्टिविटी, यानी उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती लोगों की। तो ये तीनों चीजें हमें इंडिया में देखने को मिल भी रही है। तो ये ध्यान रखना कि अगर लोगों में एक सेकेंड याद रखना कि अगर लोगों में क्वालिटी नहीं होगी, क्वालिटी का मतलब क्या है? एजुकेशन होना, स्किल होना, हेल्थ होना, ट्रेनिंग होना नहीं होगी, तो फिर उस देश में जो होता है बेरोजगारी, गरीबी या लो प्रोडक्टिविटी, यानी गुणवत्ता कम हो जाती है लोगों की, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए हमने लास्ट में देखा है कि क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए क्वांटिटी के मुकाबले। इसलिए जापान देखना, जापान एक छोटा सा देश जहाँ पर हमारे देश के उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या है ना, उतनी जनसंख्या भी नहीं है वहाँ पर। उसके बावजूद वो देश डेवलप्ड कंट्री की गिनती में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की क्वालिटी पे ध्यान दिया गया, ना कि क्वांटिटी पे। तो ये चीज़ हमें आज नहीं तो कल समझना होगा। और आज का लास्ट टॉपिक है बेरोजगारी इन इंडिया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये क्या होता है सर? समझते हैं जरा। अनएम्प्लॉयमेंट आपने सुना तो होगा कि बेरोजगार बेरोजगार, बट एक्चुअल में इसका इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है बेटा? देखो बेटा, बेरोजगारी वो नहीं होता है जो अभी तक हम समझते आ रहे थे। बेरोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जनरली होता है, एक सेकेंड, अभी हमारे लिए बेरोजगार का मतलब क्या होता है? हम घर पे ताना सुना होगा अपने बड़े भैया बहन को, बोलते हैं मम्मी पापा कि भाई बेरोजगार कुछ कर ले कुछ कर ले, पर उसको बेरोजगार नहीं कहते। या गर्मी की छुट्टी में अभी तुम फ्री हो तो तुम सोचोगे सर हम क्या बेरोजगार है? नहीं, ऐसे में बेरोजगारी नहीं होगी। देखो बेटा, बेरोजगारी इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं जो एक पर्सन होता है ना, एक व्यक्ति, वो लुकिंग फॉर वर्क, वो काम ढूंढ रहा है, एबल टू वर्क, और काम कर भी सकता है, मतलब फिट है, काम कर भी सकता है, ठीक है, एंड नॉट फाइंडिंग एनी वर्क, है ना, डिड नॉट फाइंड। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो काम ढूंढ रहा है, काम करने की शक्ति भी है, काम करना चाहता भी है, लेकिन वो काम ढूंढ नहीं पा रहा है। ऐसी कंडीशन को है बेटा जो है इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर वो काम करना ही नहीं चाहता है तो वो बेरोजगार नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति काम ढूंढ रहा है, वो उसकी कैपेसिटी भी है, वो काम कर भी पाएगा, उसके बाद उसको काम नहीं मिल रहा है, तब जाकर उसको हम जो है बेरोजगार इकोनॉमिक्स में कहते हैं। और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा कवर करने वाले हैं। तो पहले तो हमने समझ लिया कि बेरोजगारी होती क्या है। और यहाँ भी अगर देखोगे तो ये लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल इज विलिंग, विलिंग मतलब उनकी क्षमता है, वो चाहते हैं, ठीक है, टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेजेस कैन नॉट फाइंड वर्क, है ना, कुछ फिक्स वेजेस, मतलब कुछ पैसा मिल जाता ना, रहता कि मेरे को 20,000 मिल जाएगा मैं काम कर लूँगा, मेरे को 50,000 मिल जाएगा मैं काम कर लूँगा। तो सबके अपनी खुद की एक फिक्स वेजेस होती है। तो एट एग्जिस्टिंग वेजेस मतलब कुछ पैसों में, जो भी आपने सोचे उस पैसों से कुछ आप काम ढूंढ रहे हो लेकिन आपको वो काम मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस को बेरोजगारी कहते हैं। नाउ फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल फोकस, अच्छा अलग अलग टाइप की बेरोजगारी हम देखेंगे, रूरल फोकस और अर्बन फोकस। इसका मतलब ये होता है कि हम देखेंगे गांव में पाई जाने वाली बेरोजगारी और शहरों में पाई जाने वाली बेरोजगारी। तो गांव में दो तरह की बेरोजगारी बताई गई है, एक होती है डिस्गाइज्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी छुपी हुई बेरोजगारी, और एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो वन बाय वन हम सभी को समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है बेटा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन
अनएम्प्लॉय, एक सेकेंड, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट ओपन ही है ना, एक तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है पहले, मतलब इसमें तो अलग अलग दे रखा है पर मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा उसमें दे रखा है एजुकेशनल या एजुकेटेड है बे, कहाँ गया, एक तो हाँ एजुकेटेड है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पहले इसको समझते हैं। जो अक्सर शहरों में, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों में, अक्सर ज्यादातर शहरों में पाई जाती है। अब ये होती क्या है उसको समझते हैं। देखो बेटा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो सीधा सा जो हमने समझा था वही है कि कोई व्यक्ति काम ढूंढ रहा है, काम करना चाहता है और काम करने की कैपेसिटी भी है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है कुछ फिक्स वेजेस में, मतलब जो भी उसने सोचा था कम से कम मुझे 20,000 मिलने चाहिए, कम से कम मुझे 50,000 मिलने चाहिए, कम से कम मुझे 1 लाख मिलना चाहिए, तो कम से कम इतना तो मिलना चाहिए उससे, उसके बाद भी उसको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? एजुकेटेड का मतलब क्या है कि उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली लेकिन वो डिग्री किसी काम की नहीं, वो डिग्री से उसको नौकरी मिल ही नहीं पा रही है, तो उसी को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और भारत देश में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बेटा पिक पे चल रहा है, क्योंकि आपने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली, आपने कॉलेज पूरा कर लिया, सब कर लिया, लेकिन फिर भी आपको जो है नौकरी मिल ही नहीं रही, क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो किसी काम की नहीं बची, आपकी डिग्री से आपको नौकरियां मिल ही नहीं रही है, तो उसी को जो है एजुकेटेड शिक्षित बेरोजगारी भी कहते हैं या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो ये अक्सर शहरों में पाई जाती है। फिर गांव में क्या पाई जाता है? तो गांव की हम बात करें तो उसमें जो पाया जाता है वो होता है, एक तो होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसको बोलते हैं बेटा छुपी हुई बेरोजगारी, इसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। अब ये क्या होता है छुपा हुआ, मतलब समझाता हूँ बेटा, इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान देना, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th क्लास तक आपको काम देगा। देखो, आपको पता है गांव में खेती होती है, फार्मिंग होता है, तो मान लो किसी के पास ये खेत है, फील्ड है ना, एक एरिया है जहां पर वो खेती करता है, और ये है मान लो 1 एकड़ का, 1 एकड़ का यानी मान लो लगभग 5 बीघा, ठीक है। अब 5 बीघा का खेत है या 1 एकड़ का खेत है, उसमें एक फैमिली, ये क्या लिखा, एक फैमिली काम करती जिसके 7 मेंबर्स है। अब सातों लोग जो है हर रोज इसमें काम करते हैं और इसमें जो है अपना योगदान देते रहते साल भर, और जो भी प्रोडक्शन करते वो करते रहते। मैं या आप, हम इनके पास गए कभी और हमने बोला कि क्या है हर बार तुम 7 लोग इसमें काम करते रहते हो, फालतू की डिसगाइज्ड बेरोजगारी यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दे रखा है। तो साथ के साथ बेटा हमारे माथे ही आ गए, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल गुस्सा ही हो गए, बोले कि हम और बेरोजगार रे के देख भाई, तू यहाँ पर ये साथ बोल रहे हैं इसको कि हम रोज खेत पे जाते हैं, हम रोज काम करते हैं और भयंकर काम करते हैं, तो हम बेरोजगार तो हुए नहीं, हम तो डेली काम कर रहे हैं खेत में। तो हमने सोचा कि यार इन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, अपन चलते हैं वापस घर। तो ये जो है वापस आ गए घर, मतलब हम वापस आ गए घर। अब एक्चुअल में हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। इनका कहना सही है, इन्होंने जो बोला ना बेटा कि हम सातों के साथ लोग रोज काम करते हैं, ये सातों मेंबर जो है ना बेटा रोज काम करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं बताता हूँ। अब इन सातों के काम करने से इस पूरे खेत में से जो प्रोडक्शन है, मान लो इन्होंने गेहूं बोए थे, तो गेहूं मान लो बेटा पूरे खेत में से निकल गए मान लो 1,000 किलोग्राम, ठीक है, या फिर मान लो 10 क्विंटल, एक ही बात है क्विंटल, तो इतने गेहूं निकले। अब इतनी कम जमीन में, जिसको पता है 5 बीघा 1 एकड़ कम जमीन जो होती है बहुत कम जमीन होती है, तो सही मायने में 7 लोगों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर 4 लोग भी काम करेंगे, चलो कम से कम 4 लोग चाहिए, तो 4 लोग अगर काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन तो वही होगा ना। 7 लोग मिलकर क्या करेंगे, उस खेत को बढ़ा देंगे, है ना, या फिर उस फसल को उगा देंगे जल्दी। साथ करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि तो सारा नेचुरल प्रोसेस है। चलो माना कम से कम 4 लोग चाहिए, है ना, इरिगेशन करना है, क्रॉपिंग करनी है, और बहुत सारे काम होते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह का काम होता है, दवाइयों का काम होता है, तो चलो कम से कम 5 लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए, लेकिन 7 लोग तो कहाँ से कहाँ तक नहीं चाहिए। तो यानी कि जरूरत से ज्यादा लोगों का होना, है ना, जैसे कि इसमें जरूरत से ज्यादा लोग थे, 7 लोग थे, लेकिन जरूरत 4 लोगों की थी, तो 3 लोग तो यहाँ पर एक्स्ट्रा थे। वो 3 लोग के होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ रहा है, वो 3 लोग अगर दूसरा काम करते तो एक तो ये जो पैसा कमा रहे तो ठीक थे 4 लोग, और 3 लोग अलग पैसा कमाते तो वो ज्यादा पैसा हो जाता। तो इकोनॉमिक्स की नजर में अगर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं
तो उसको इसीलिए अगर जरूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है हम काम तो कर रहे हैं लेकिन वो छुपी हुई बेरोजगारी होती है ना, लगेगा ही नहीं बेरोजगारी खुली है, छुपी हुई बेरोजगारी। तो जरूरत से ज़्यादा लोगों का होना ही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेटा, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद लास्ट हमें जो चीज़ समझनी है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब लास्ट हम समझेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको समझना है तो उसके लिए आप समझो सीजन का मतलब होता है, सीजन का मतलब वही जो बार बार सीजन चेंज होती है ना, गर्मी सर्दी वगैरह सीजन का चेंज होना, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उस सीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सीजन का मतलब टाइम फेज चेंज होना, टाइम चेंज होना। जैसे कि दिवाली चल रही थी, दिवाली का सीजन गया और अब होली का सीजन आ गया, तो उसको भी बोलते हैं। और एक सीजन होता है बेटा कि जैसे कि मान लो अभी बारिश का सीजन था, सही लिख रहा हूँ ना, बारिश पता नहीं है ना, मानसून है ना, मानसून का सीजन था और मानसून सीजन गया और गर्मी आ गई, समर आ गए। तो आपने एक बात नोटिस करी हो, दो सीजन चेंज हुए यहाँ पर। अब इसमें बेरोजगारी कैसे होती है, मैं बताता हूँ बेरोजगारी कैसे होती है। जब दिवाली आई तो जो लोग थे, वर्कर जो थे, लेबर जो थे, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी फटाके वगैरह बनाने। जैसे दिवाली गई तो वापस लोग बेरोजगार हो गए, उनको काम ही नहीं मिला। वैसे जब बारिश वगैरह चल रही तब फसल वगैरह बोई है तो वहाँ पर जो है बहुत सारे काम है, तो गाँव में भी क्या हुआ, लेबर की जरूरत पड़ी तो लोगों को काम मिल गया। जैसे बारिश वगैरह गर्मी आई तो गर्मी में अब लोगों को खेती तो होगी नहीं, गर्मी में पानी तो है ही नहीं, तो वापस लोग बेरोजगार हो गए। तो एक सीजन आने पर काम मिलना, वापिस लंबे समय तक बेरोजगार हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चार तरह की हमने जो बेरोजगारी को समझा है बेटा, हम समझे अगर तो देखो, एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जरूरत से ज्यादा लोगों ने, देखो लिखा है एक्स्ट्रा पीपल वर्क बट डोंट एड टू प्रोडक्टिविटी, है ना, बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं लेकिन उससे कोई क्वालिटी में चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। कॉमन इन एग्रीकल्चर, खासकर हमें खेतियों में इस टाइप का जो है अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें तो बेटा इधर गांव में, पहले हम देख लेते गांव में हमें कैसा मिलता है, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, सीजन आने पर काम मिला, सीजन गई, जैसे कि यहाँ पर देखो लिख रहा है ऑफ सीजन, यहाँ पर सीजन है जब काम है तो चल रहा है, लेकिन जिस दिन बारिश हो गई, अब बारिश जिस दिन चल रही है बारिश, अब उस दिन तो लोग क्या करेंगे, घर पे बैठेंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। नाउ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन उसको नौकरी मिली नहीं रही उसकी डिग्री से, तो भी एक इशू है। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है पीपल ओपनली सर्चिंग फॉर जॉब्स गेटिंग देम, कि उनको नौकरी मिल जाए लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही है, उसी को जो है हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये चार तरह की बेरोजगारी हमने पढ़ी। और लास्ट का जो वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो याद रखना बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि अगर किसी देश में बेरोजगारी है मतलब वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मेरे को काम ही नहीं मिलता, टीचिंग का काम, मैं पढ़ा ही नहीं पाता, तो कहाँ ना कहाँ मेरा तो एक तरीके से वेस्ट हो रहा था ना। तो बेरोजगारी होने का मतलब किसी भी देश में जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी उसका वेस्टेज है। जैसे आप लोग हो, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो और आपने बहुत सारा काम सीख लिया लेकिन अब आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो एक तरीके से आपका वेस्ट हुआ है इस देश के लिए, इकोनॉमिक्स के नज़र में। तो ये किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है बेरोजगारी का होना, ठीक है बेटा। तो आज हमने एक टॉपिक ये भी कवर करा और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले कुछ नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं।